सुप्रभात दोस्तों। वर्तमान समय में भारत ही नहीं, पूरा विश्व जिस त्रासदी से गुजर रहा है आप सभी जानते हैं, कोरोना की त्रासदी। ऐसे में जो एक बड़ी अहम भूमिका बन जाती है दूरदर्शन की और आकाशवाणी की, तो वो अपनी भूमिका में कितना खरा उतर रहा है और उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, और आज दूरदर्शन और आकाशवाणी हमारे लिए क्या कर रहा है, आम जनता के लिए क्या कर रहा है, उनकी सोच कहाँ जाती है। तो आज ये सब जानने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, बहुत ही खास मेहमानों के साथ, जिसमें हमारे साथ हैं भीम प्रकाश शर्मा जी। भीम प्रकाश शर्मा जी का परिचय अगर मैं आपको दूं तो वो सहायक निदेशक कार्यक्रम नीति महानिदेशालय दिल्ली में कार्यरत हैं, और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि आप करीब 45 सालों से वहां हैं। तो भीम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और मैंने गलत तो नहीं कहा, 45 साल तो हो गए होंगे आपको वहाँ कार्य करते हुए? हाँ, 37 साल पूरे कर लिए हैं मैंने कार्यक्रम करते हुए। हाँ। 1983 में मैंने आकाशवाणी में कदम रखा था। उससे पहले आर्टिस्ट के रूप में मैं रहा जयपुर में, लेकिन दिल्ली से मैं 83 से जुड़ा हुआ। हाँ, लेकिन आर्टिस्ट के रूप में पहले जहां भी रहे तो वो एक तरह से तो आप इस क्षेत्र में ही रहे, कहने का मतलब है आपका अनुभव इतना विशाल है इस क्षेत्र में। तो आज आपसे बात करके हमें बहुत ही खुशी होगी, और आप हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और उसके बाद हमारे साथ जी, और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर। डॉक्टर अमरनाथ अमर वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, समीक्षक, मीडिया सलाहकार, और दिल्ली दूरदर्शन में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से इन्होंने थोड़े ही दिनों पहले रिटायरमेंट ले ली है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमरनाथ अमर जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी 35-40 साल तो जरूर हो गए होंगे दूरदर्शन में काम करते हुए या इस क्षेत्र में काम करते हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी, बहुत बहुत आभार जी आज इस विशेष बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और अब हमारे साथ जो एक तीसरे मेहमान हैं वो है सुमन द्विवेदी जी हैं। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो शायद बहुत कुछ बताना पड़ेगा कि एक बहुत अच्छी समाज सेवी हैं, संस्था चलाती हैं और बहुत अच्छी लेखिका हैं, और उसके साथ ही दूरदर्शन में जो एंकर का काम कर रही हैं, और फिलहाल जो आपका किसान चैनल चल रहा है उसमें आपकी मुख्य और अहम भूमिका है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सब से मैं रूबरू हो रही हूँ, और हमारे साथ साथ जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे निश्चित ही मुझे पता है कि बहुत आनंद आएगा उन्हें, और बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो हम लोगों के मन में तो अकुलाते रहते हैं किंतु उनका जवाब हमें नहीं मिलता है। तो हम शुरू करते हैं। भीम भाई, आपसे शुरू करते हैं कि आप हमें बताएं कि रेडियो ने, और अमर जी आप भी, कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो मंत्र है, रेडियो का जो मूल मंत्र है, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, पहले अमर जी आप भी आकाशवाणी में ही थे, तो अनाउंसर के रूप में करियर तो वहीं से शुरू किया था। हाँ, वहीं से आपने करियर शुरू किया आकाशवाणी की जी। तो ये जो रेडियो का जो मूल मंत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जो दूरदर्शन का मूल मंत्र है सत्यम शिवम सुंदरम, इसके बारे में आप लोग क्या बताना चाहेंगे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? पहले उद्देश्य की बात जहां तक जी धन्यवाद इंदु जी। आकाशवाणी का जो ये वाक्य है, ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी, ये बिल्कुल साफ बताता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सुखकर हो। इसलिए आकाशवाणी अपने जो कार्यक्रम है वो इन्हीं दो सीमाओं के बीच में प्रसारित करता है। आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रमों की जो धार है
वो वैसी नहीं होती जैसे अन्य प्राइवेट न्यूज चैनल की या प्राइवेट रेडियो चैनल्स की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये ध्यान रखते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति हमें सुन रहा है, जी। हर जाति का, हर धर्म का, हर आयु का व्यक्ति हमारे को सुन रहा है। तो वो कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सबको सुखद लगे। दूसरा, उसमें क्योंकि हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की भूमिका की तरह काम करते हैं, लोक सेवा प्रसारक जिसे हिंदी में कहते हैं, तो लोक सेवा प्रसारक का ये दायित्व हो जाता है कि वो ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करे जिससे लोक में, जनता में, आम आदमी में कुछ ज्ञानवर्धन हो, कुछ मनोरंजक हो और उसको कुछ सूचना मिले। तो ये 3 शब्द हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हर कार्यक्रम या तो इन तीनों पर खरा उतरने की कोशिश करे या इन तीनों में से किसी एक बिंदु को लेकर के आगे चले और 2 बिंदु उसमें निहित हो। यदि हम मनोरंजन की भी बात कर रहे हैं, जैसे आजकल जब से विशेषकर FM चैनल्स का प्रसारण आरंभ हुआ 1986 से आकाशवाणी में, तो हमने इंफोटेनमेंट एक शब्द हुआ कि मनोरंजन के साथ साथ हम सूचना दे रहे हैं। पहले सूचना अलग होती थी और मनोरंजन अलग होता था, मनचाहे गीत, आपकी पसंद, आपकी फरमाइश। लेकिन अब हम गानों के बीच में सूचना देने लग गए कि अगला गाना थोड़ी देर में सुनते हैं, आइए तब तक बात करते हैं डॉक्टर से और उनसे जाने की कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। आपने डॉक्टर से 3 मिनट बात करी और फिर कहेंगे डॉक्टर साहब ये बातचीत हम जारी रखेंगे, क्यों नहीं आपकी पसंद का एक गाना सुन लिया जाए, और हम एक गाना बजा देते हैं। पहले ये दोनों अलग अलग थे। अगर एक बार हमने डॉक्टर से बातचीत शुरू करी कि कोरोना काल में हम कैसे बचें, क्या लें क्या नहीं लें, क्या करें क्या न करें, तो वो आधे घंटे तक डॉक्टर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज, हम उस बातचीत के बीच आपकी आवाज चली गई थी, कोई बात नहीं, बोलिए। हम बातचीत के बीच बीच में गाने बजाते हैं जी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है और ये समय के साथ हमने अपने आप को बदला और कहा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हमारे अब भी हैं, चाहे वो युवानी हो या बच्चों के लिए प्रोग्राम हो, महिलाओं के लिए प्रोग्राम हो, ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रोग्राम हो, किसानों के लिए प्रोग्राम हो। लेकिन उसमें भी अब हम ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो बात वही है कि हम हिताय और सुखाय दोनों के बीच में चलते हैं। तो ये जो आपका जो स्लोगन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो आपको लगता है कि आज तक इस चीज को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल, ये हमारा ध्येय वाक्य है। मैंने कहा हम किसी भी कार्यक्रम का जब प्लानिंग करते हैं, प्रस्ताव करते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले यही ध्यान रखा जाता है कि क्या सब लोग बैठकर सुन सकते हैं, क्या सब लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को ये किसी तरह से आहत तो नहीं कर पाएंगे हमारे शब्द जो हम प्रयोग करना चाह रहे हैं। ये हम लोग खास ध्यान रखते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्लोगन है ये, और ये स्लोगन एक्चुअली अगर हम सभी याद रखें तो हर किसी का जीवन ही बहुत सुंदर हो सकता है। तो जी अमर जी, आप बताइए कि जो आपका जो दूरदर्शन का जो है सत्यम शिवम सुंदरम, इसके पीछे का उद्देश्य हमें बताइए। देखिए, दूरदर्शन आकाशवाणी का छोटा भाई है। और 1959 में जब दूरदर्शन की स्थापना हुई जी, तो वो अलग अस्तित्व में नहीं था, वो आकाशवाणी का ही हिस्सा था। अच्छा। और जो मूल मंत्र, हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी, आकाशवाणी के दायरे में ही दूरदर्शन। ये मुझे आज पहली बार पता चल रहा है। और जो मूल मंत्र आकाशवाणी का था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी, तो वो तो दूरदर्शन का था और आज भी है। लेकिन चूंकि रेडियो ऑडियो मीडिया है और दूरदर्शन विजुअल मीडिया है, इसलिए विजुअल शब्द को भी उसमें डालना जरूरी था। तो सत्यम शिवम सुंदरम का रूप उसमें डाला गया, जो मूल मंत्र बना। कहने का ये तात्पर्य था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दायरे में जो सत्य, किस चीज का सत्य आप दिखाएंगे, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, भूगोल, साहित्य, जीवन के जितने आयाम हैं उनके सत्य को आप लोगों तक दृश्य के माध्यम से, ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचाएंगे। और शिवम
मैंने शिवम मतलब कल्याणकारी रूप, कल्याणकारी। तो वैसे कार्यक्रम आप बनाएंगे जिसमें कल्याणकारी बोध हो। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, कैंसर है, एड्स है, विकृत मानसिकता है, संकीर्णताएं हैं, सामाजिक विद्रुपताएं हैं, हत्या बलात्कार की घटनाएं हैं, तो ये सब प्रदूषण है। तो ये सब जो विष के समान है, उसको दूर करने के लिए दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रम बनाए जिससे वो कल्याणकारी रूप दे सके। और सुंदरम, जितने भी सुंदर पक्ष हैं, चाहे हमारी प्रकृति हो, पहाड़ हो, नदियां हो, झरने हो, फूल पत्तियां हो, प्रकृति हो, जीवन मूल्य, रहन सहन, खान पान और विधि विधान, और हर भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं की बोलियां, उनके अपने अपने संस्कार, लोक संस्कृति, तो उसका जो सुंदर रूप है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्वांचल की घाटियों से लेकर राजस्थान के रेतीले मैदानों तक एक दूसरे। आपका वीडियो ऑफ हो गया है, सॉरी ऑडियो ऑफ हो गया अमर जी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दायरे में सत्यम शिवम सुंदरम का ये जो सूत्र है, जो मूल मंत्र है, वह जुड़ा। तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी और सत्यम शिवम सुंदरम भी। तो निश्चित ही दूरदर्शन आकाशवाणी का ही छोटा, मैं तो छोटा भाई ही कहता हूँ। नहीं, आपने ये जो बात बताई है बहुत अच्छी लगी, बल्कि लेकिन जो आम मानसिकता है, मैं अपनी मानसिकता की बात कह सकती हूँ कि हमें ये लगता था कि दूरदर्शन के आने से आकाशवाणी छोटा हो गया, मतलब दूरदर्शन उसका बड़ा भाई है। तो ये आज पहली बार समझ में आया कि दूरदर्शन में ये बताया जा रहा है कि नहीं, वो उसका छोटा भाई है। और दोनों के स्लोगन एक ही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। विजुअलाइज करने के लिए और एक नया स्लोगन बनाने की दृष्टि से और कुछ और उसमें ऐड करने के लिए आपने सत्यम शिवम सुंदरम डाला है। तो ये एक जो समन्वय की बात है ना, एक जो रिलेशन, एक धागा जो आपने बुना है ना, एक डोरी जैसे एक माला की तरह की, दूरदर्शन और आकाशवाणी तो फिर एक कड़ी बन गई ना, एक चेन बन गया। तो हम तो उसको अलग अलग करके देखते थे, आज तक यही देख रहे थे कि भाई हम सोचते थे वो एकदम अलग हिस्सा है और ये एकदम अलग चीज है। तो ये बहुत ही नई बात आज हमें पता चली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे आपने भी सभ्यता और संस्कृति की बात कही कि दूरदर्शन का भी या आकाशवाणी का भी जो भी इनका विचार है, तो उसमें मैं सुमन जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो नारी का जो रूप दिखाया जा रहा है, आकाशवाणी में तो नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए दूरदर्शन में जो दिखाया जा रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच बनती है? कितना वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को लेकर चल रहा है? और इंदु जी, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा सुमन जी के बोलने से पहले। बिल्कुल, बताइए। कि दूरदर्शन का मतलब जो भारत का सरकारी दूरदर्शन है, वही नहीं, जो और भी टीवी चैनल्स हैं, तो समग्र को लिया जाए नारी के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, समग्र की ही बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ दिल्ली मेरा दूरदर्शन जब मैं कहती हूँ, इसका मतलब जितने टीवी चैनल्स है उसकी बात है। या हम अगर आकाशवाणी की बात करते हैं तो सारी आकाशवाणी के लिए, तो आप वो सारे टीवी चैनल, प्राइवेट चैनल भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट चैनल सबसे पहले आते हैं, क्योंकि ज्यादा तो प्राइवेट चैनल्स में ही हमें ये सारी चीजें ज्यादा देखने मिल रही हैं। और मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये सत्यता है जो कि हम सबको पता है। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? बहुत बहुत आभार इंदु जी, आपने हमें मौका दिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने आजकल आप देख रही हैं कि इतने सारे प्राइवेट चैनलों की भरमार हो गई है। जी। और उसके चलते हमारी जो संस्कृति है, लोग कहा जाता है कि लोग जो चमक दिखता है वही बिकता है। हालांकि दूरदर्शन की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, उसमें दो राय नहीं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब वो कंपेयर करेंगे, जब वो तुलना करेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, तब वो दूरदर्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है कि आप जानते हैं तमाम संसाधन मौजूद हो गए हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है, तो उससे वो प्राइवेट चैनल की तरफ जाएंगे तो उनको निसंदेह भ्रामक ही मिलेगा। लेकिन मैंने खुद देखा कि आज भी दूरदर्शन में जितने भी सीरियल चल रहे हैं, तो उनमें नारी की, अभी आपने बात की, नारी की जो महत्व है, नारी की जो मान है, जो उनकी गरिमा है, उसको वो लेकर चल रहा है।
भले ही हम एक आम भाषा बोलने की स्लो चल रहा है या जो भी है, लेकिन उसके पीछे दूरदर्शन का जो मकसद है वो हमारी संस्कृति को बचाते हुए चलना, उसको लेकर चलना, हमारी परंपरा को लेकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अभी लगता है कि जो हमारी संस्कृति है, जिसे अभी हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, आप कह सकती हैं, हमें आज के 50 साल पहले का नहीं पता कि कैसी हमारे, तो हम अभी भी दूरदर्शन के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि आज के 50 साल पहले हमारा भारत कैसा था, उसकी हमारी संस्कृति कैसी थी। अभी मैं कई चैनल्स ऐसे हैं देखती हूँ, ऐसी ऐसी विधाएं वो दिखाते हैं, मैं हैरान होती हूँ कि ऐसे से लिपियां दिखाते हैं दूरदर्शन वाले, तो मैं सोचती हूँ कि ये भी हमारे यहाँ था। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज भी दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से हम उसको सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अभी भी दूरदर्शन का महत्व उतना ही है सीखने वालों के लिए, नहीं है तो वो तो हर चीज अलग बात है। तो नारी की महत्व दूरदर्शन में आज भी वही है। जी इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी जी। आपका माइक ऑफ हो गया है भीम भाई, आपका माइक ऑफ हो गया है। डॉक्यूमेंट्री जी बोलिए। नाटक, बातचीत, भेंट वार्ताएं, हम किसी भी रूप में लें, लेकिन हमारा जो ध्येय है हम उससे नहीं भटकते हैं। उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका जरूर बदलता है उसकी रोचकता को बनाने के लिए, ताकि विषय वस्तु को और बेहतर तरीके से हम, अगर हम ये विधाएं न बदलें तो एक सी विधा के कारण हो सकता है कार्यक्रम उतना रोचक ना रहे। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि बेहतर से बेहतर तरीके से हम श्रोताओं के समक्ष आकाशवाणी के माध्यम से और दर्शकों के मध्य दूरदर्शन के माध्यम से अच्छे से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी जो हमारी धरोहर हैं उनको उन तक पहुंचा सकें। लेकिन मुझे जो अभी जो नारी की जो स्थिति जो दिखाई जाती है, अमर जी आपको क्या लगता है कि हमारी संस्कृति से वो कितना संबद्ध है और कितना सही है? आपका स्पीकर ऑफ है जी। मन जी ने अभी बताया उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि दूरदर्शन एक अपनी मर्यादा, अपनी एक नीति, उस पर काम करता है और क्या कार्यक्रम बनाना है वो जनहित में हो। इसीलिए रेडियो और दूरदर्शन को पब्लिक ब्रॉडकास्टर कहा गया है कि वो पब्लिक के हित में कार्यक्रम बनाए। तो जो भी सीरियल है या कार्यक्रम है उसमें हम अगर नारी है तो नारी की गरिमा का सबसे पहले ख्याल रखते हैं, उसका वही रूप हम दिखाएंगे जो वास्तव में उसका सही रूप है। और आपका अपनी जो उसकी खासियत है वो सदियों से चली आ रही है जी। लेकिन कुछ जगह, कुछ चैनल पे नारी का जो स्वरूप आज की तिथि में दिखाया जा रहा है, चाहे वो षड्यंत्रकारी के रूप में या विलन के रूप में जी, या जो मुश्किल से % भी नारी का वह चरित्र और स्वरूप पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, अगर उसको हम टीआरपी के दृष्टि से या सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत करने के हिसाब से अगर हम दिखाते हैं तो हमें तो बिल्कुल नहीं भाता है। और हर घर परिवार में भी ये चर्चा होती है कि नारी का ये जो स्वरूप दिखाया जा रहा है वो कहीं से हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और आने वाली जो पीढ़ी है या जो वर्तमान युवा पीढ़ी है उनको एक गलत संदेश जा रहा है। हमें तो नारी का वो रूप दिखाना है जो वो आगे बढ़े, पुरुषों से भी आगे बढ़े, अपने जीवन का निर्माण करे, अपने आत्मबल को बढ़ाए, और उसने जो रोजगार हासिल किए हैं, रोजगार के जो साधन इकट्ठे किए हैं, उस पर हम बल दें। और एक नारी, आप देख लीजिए कोरोना काल में जब हम लोग घर में बैठे हुए हैं तो घर में नारी की क्या भूमिका है गृहिणी की, वो देखने से पता चलता है कि सुबह से रात तक जी अपने घर परिवार को संवारने में, बच्चों को देखने में, पति को देखने में, भाई बहन को देखने के लिए, माता पिता को देखने के लिए जो नारी की भूमिका है वह अतुलनीय है, तभी तो वो पूजनीय है। तो नारी का मैं यही कहना चाह रही थी कि
जो अभी जो प्राइवेट चैनलों की अगर मैं बात करती हूँ, मैं दूरदर्शन की बात न करूं तो भी प्राइवेट चैनलों पे जो धारावाहिक बन रहे हैं ना, और उसमें जो नारी का स्वरूप उकेरा जा रहा है कहीं कहीं, जैसा आपने कहा ना टीआरपी के लिए, तो वो टीआरपी के लिए जो स्वरूप उभारा जा रहा है, जो उनका इमेज जो बनाई जा रही है, एक जो के बारे में, वो उनकी छवि को बड़ा धूमिल करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति को बड़ा धूमिल करने वाली है। निश्चित ही। और हम मैं इंदु जी, इंदु जी मैं कहना चाहूंगा अमर जी, मैं याद दिलाऊं कि तेजस्विनी जैसा कार्यक्रम सिर्फ दूरदर्शन पे चल रहा है। हाँ। उड़ान जैसा कार्यक्रम केवल दूरदर्शन पे चल रहा है। बिल्कुल। हम लोग में जो माँ की, भाभी की और बहन की भूमिका दिखाई गई, जी, वो दूरदर्शन ने दिखाई। सांझा चूल्हा जैसे धारावाहिक हमारे पास दूरदर्शन ने दिखाए। तो समाज को कुछ न, हमारा जो साहित्य का भंडार है, चाहे वो प्रेमचंद की कहानियां हो, शरद चंद्र जी की कहानियां हो, मन्नू भंडारी की कहानियां हो, राजेंद्र बेदी जी की कहानियां हो, किसी की भी हो, उनको बेहतर तरीके से कि उनमें क्या संदेश छुपा हुआ, यहाँ तक कि हम दूसरी भाषाओं के साहित्य को हिंदी में या हिंदी साहित्य को स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरित करके और उनमें कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इतने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बंगाली कहानियों का हिंदी रूपांतर करके और दूरदर्शन ने एक धारावाहिक के रूप में उन्हें चलाया है। लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। उनको पता चला कि बंगाल का साहित्य कितना बड़ा है, रविंद्र साहित्य क्या है, रविंद्र संगीत क्या है। तो ये भूमिका, क्योंकि लोग मानते हैं कि शायद इससे टीआरपी नहीं बनेगी, इसलिए प्राइवेट चैनल ऐसे, आपकी आवाज मांगता है कि अगर हम ऐसे प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, और हम इसमें पहल करते हैं। आज देख लीजिए, किसी भी, चाहे वो न्यूज का चैनल हो, प्राइवेट चैनल, या मनोरंजक चैनल हो, साहित्य की बात नहीं करता है, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन पे आज भी साहित्य से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। संस्कृत की पत्रिका आकाशवाणी और दूरदर्शन पे प्रसारित की जाती है। संस्कृत के समाचार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं, क्योंकि वो हमारी भाषा है, हमारी पहचान है। भीम भाई, मैं ऐसा देखती हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी इसके लिए पूरी तरह से कार्यरत है, लेकिन एक तो इतने सारे प्राइवेट चैनल आ गए हैं, और प्राइवेट चैनल से भी ज्यादा जो मैं देखती हूँ कि जो विदेशी चैनल आ गए हैं, वो विदेशी चैनलों से हमारी संस्कृति पर कितना खतरा आप लोगों को समझ में आता है। ये एक आपका जो नारी वाला प्रश्न था, जी, अभी उसमें कुछ अंश अभी जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे जब से पश्चिमी प्रभाव जुड़ा और जब से हमने आधुनिकता की परिभाषा जी नग्नता से जोड़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल, वही हमारी संस्कृति धीरे धीरे उलटती पलटती चली गई। अभी क्या है, एक षड्यंत्र करती नारी, सुबह से शाम तक फुल मेकअप में, अगर वो षड्यंत्र कर रही है परिवार के खिलाफ, रिश्ते नातों के खिलाफ, तो आप मनोरंजन के लिए, वो विकृत मनोरंजन मैं उसे कहूंगा, आप थोड़ी देर के लिए देख के आनंदित हो सकते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार समाज पर पड़ता है। और ऐसी चीजों को आप दिखा रहे हैं जो हमारे, शायद मैंने कहा कि 0.5% भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। तो ये जो तथाकथित आधुनिकता आई, आप आधुनिक बनिए, पहनावा में, सोच में, विचार में, बहुत अच्छे कपड़े पहनिए, बहुत अच्छे विचार, और अपनी कर्मठता में अपने स्किल को दिखाइए। और अभी आपने देखा होगा कि जब आईएएस का रिजल्ट निकलता है तो एक रिक्शे चलाने वाले की बेटी आईएएस आईपीएस बन जाती है। बिल्कुल। वो बहुत बड़ा उदाहरण है। नारी का ये जो स्वरूप है उसे दिखलाना चाहिए। अभी आप देखिए कि कहीं बाढ़ आई है, या जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लोगों के जान को बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। हमें नारी का यह जो स्वरूप है, चाहे वो नर्स, डॉक्टर या समाज सेवी या पुलिस में है, आज प्राथमिकता नारी के इस स्वरूप की जरूरत है, ताकि समाज में, परिवार में एक सुंदर संदेश जाए। तो आज इसकी जरूरत है।
जी अमर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक और इस बात चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि थोड़े समय तक पुलिस से आम समाज का व्यक्ति कहें तो थोड़ी सी नफरत करता था। पुलिस वाले को थोड़ा सा उस आदर की दृष्टि से नहीं देखता था। लेकिन कोरोना काल में स्थानीय पुलिस द्वारा लोगों की जो सेवा की गई, लोगों को जो सामान पहुंचाया गया, वृद्धों के घर सामान पहुंचाया गया, बच्चों को दवाइयां पहुंचाई गई, जिस तरह से उनकी सुरक्षा की गई, ध्यान रखा गया कि अच्छे तरीके से वहां कोई ना जाए, दवाइयां वहां पहुंचे, उनकी आवश्यकताओं की चीजें वहां पहुंचे, पुलिस ने पहुंचाई है। और आज भी पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं लॉकडाउन हुआ है, कुछ भी है, तो वहां कोई आदमी भूखा न सोए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो पुलिस की उस सेवा से पुलिस की एक नई छवि अब लोगों के सामने बनी है। अब पुलिस वाले को देख करके भी लोग ताली बजाते हैं। इतने ही हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि पुलिस अगर गली से गुजर रही है तो लोग उस पर फूल बरसा रहे हैं। ये वही पुलिस है जिसको शायद 4-5 महीने पहले लोग कहते थे कि पता नहीं किसकी शामत आई है, गली में पुलिस आई है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि अरे पुलिस वाला जा रहा है तो कोई उसको पानी पूछ रहा है, कोई चाय दे रहा है, कोई गर्म खाना खिला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसका वो चेहरा देखा जो अभी तक उसके सामने नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था। तो ये बताया जा रहा था कि पुलिस वाला है तो वो आपको तंग करेगा, रिश्वत लेगा, फिर भी आपकी बात नहीं मानेगा, आपको मुकदमे में महिलाएं हैं। आर्मी देख लीजिए, आर्मी में जो नारी अपना स्वरूप दिखा रही है वो अद्भुत है। और एक सवाल सुमन जी से बनता है कि सुमन जी अभी किसान चैनल में काम कर रही हैं। एक जमाना जब मीडिया में आने से परहेज होता था कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज महिलाएं सशक्त भूमिका निभा रही हैं टीवी चैनल्स में, रेडियो में। तो इस समय सुमन जी क्या सोचती हैं, एक किसान चैनल से जुड़े होने के कार्यक्रम निर्माता के रूप में काम करते हुए, वो क्या सोचती हैं, वहां नारी का क्या स्वरूप है? अमर जी, मैं कहना चाहूंगी कि आज जिस तरह से मतलब नारी का आपने हमारे देश में कहते ना कि नार्यत् यत्र पूजते, उसी संस्कृति पे हमारा देश काम कर रहा है। आज हर क्षेत्र में, दूरदर्शन ही क्या, आकाशवाणी ही क्या, हर क्षेत्र में करीब करीब महिलाएं बराबर। आवाज थोड़ी, हमारे पास अब 8 मिनट का समय बचा है। से लड़कियां भी हैं, स्वतंत्रता के साथ वो काम कर रही हैं अपना, और नाम कर रही हैं। हाँ, बोले कृपया, बात पूरी करें। जी, महिलाएं बहुत ही खुशी के साथ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए आज वो चैनल को भी संभाल की बात रही है। जी अमर जी, बहुत, हाँ, और ये तस्वीर सबके सामने आ रही है, तो ये बहुत सकारात्मक तस्वीर है। जी, ये एक तरफ से देखा जाए बहुत ही सकारात्मक है हमारे देश के लिए। हाँ, शहर क्या, ग्रामीण महिलाएं भी अपनी बात को अब बहुत बेबाकी से रखती हैं। कृषि से हुआ और बिजनेस, वो महिलाएं भी खुलकर बोल रही हैं। और सोशल मीडिया क्या है, हम बात करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हिस्सा ले रही। किसान चैनल की बात करूं अमर जी, अब्दुल जी, तो आप देखिए हरित क्रांति को सफल बनाने में आकाशवाणी और दूरदर्शन हल चलाते हुए भी सुन सकता है, खाना खाते हुए भी सुन सकता है, और जब वो खेत में कीटनाशक छिड़क रहा है या खाद दे रहा है या कहीं कुछ भी कार्य कर रहा है, पानी दे रहा है, तो भी आकाशवाणी सुन सकता है। तो जो हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई उसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन का बहुत बड़ा हाथ है। जब वो, आप देखिए हमारी जो कार्यक्रमों का समय है, लोग सब कहते हैं कि 6:30 बजे क्यों रखते हैं दूरदर्शन में कृषि जगत प्रोग्राम, या 6:10 पे रेडियो पे क्यों आता है कृषि जगत। इसलिए आता है कि वो टाइम है जब किसान खेत से लौट के घर पे या तो खाना खा रहा होता है या घर पे आराम कर रहा होता है।
तो उस समय वो कार्यक्रम वो देख करके अपनी बात, जो अगर उसको कोई समस्या है अपने आज के कृषि कार्य में, तो वो उसकी जानकारी ले लेता है, साथ में हम उसका मनोरंजन भी करते हैं। तो अब जो श्वेत क्रांति हुई उसमें भी आकाशवाणी और दूरदर्शन का हाथ है कि पशुधन को कैसे बचाया जाए, पशुधन से बेहतर कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, इस तरह के जो व्यवसाय अब किसानों को लाभकारी नजर आते हैं। पहले वो ट्रेडिशनल करते थे कि भाई ठीक है, भेड़ पाल ली, उसकी ऊन बेच दी, बकरी पाल ली और उसके मेमने बेच दिए, है ना, लेकिन गाय भैंस ली, उसका दूध बेच दिया। लेकिन अब वो कहाँ जा रहा है, मुर्गी पालता है, मछली पालता है, मधुमक्खी पालता है। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन लोगों को सिखाता है कि ठीक है, आपकी फसल खराब हो गई। भीम भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दूरदर्शन और आकाशवाणी सिखाता है। तो अब हमारे पास 4 मिनट का समय है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जल्दी से आप लोग हमें ये बता दें कि ये जो कोरोना काल है, इसके लिए दूरदर्शन क्या कर रहा है। बाकी किसानों के लिए, नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, संस्कृति के लिए इतना कुछ हो रहा है, साहित्य के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कोरोना के लिए आप लोग दूरदर्शन और आकाशवाणी क्या कर रहा है, एक मिनट में आकर आप लोग कुछ बता सकें। देखिए, कोरोना काल में दूरदर्शन और आकाशवाणी कोरोना से संबंधित डॉक्टर्स को बुलाकर एक जागृति पैदा करने के लिए काफी कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहे हैं। छोटे छोटे स्पॉट भी बनाए जा रहे हैं कि हाथ कैसे साफ करें, मास्क कैसे लगाएं और क्या खाएं, क्या पिएं। और देश के जाने माने जो मेडिकल संस्थान हैं, वहां के एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया जा रहा है और लोगों में जागृति फैलाई जा रही है। और सिर्फ नेशनल चैनल पे ही नहीं, हर प्रोग्राम में, चाहे वो बच्चों का प्रोग्राम हो, युवाओं का हो, ग्रामीण क्षेत्रों का हो, किसान भाइयों के लिए हो, हर क्षेत्र के लोगों के लिए उनके हिसाब से, उनकी ही भाषा में ये जागृति फैलाई जा रही है कि किस तरह से कोरोना से बचें और किस तरह से बचने के उपाय करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, इसी के हम मनोचिकित्सक को भी हमने आकाशवाणी पे बुलाया है और विशेषज्ञों को भी बुलाया है कि अगर कैंसर के कोई एक्सपर्ट हैं तो वो इस समय अपना ध्यान कैसे रखें, कोई हार्ट पेशेंट हैं तो वो कैसे ध्यान में रखें, और दूसरी बीमारियां हैं। यहाँ तक कि हमने आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्राकृतिक चिकित्सा और जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि काढ़ा पीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ये किसने बताया लोगों को, उस काढ़े के इंग्रेडिएंट्स क्या हो, कि उसमें क्या क्या डाला जाए, किस मात्रा में डाला जाए, कब काढ़ा तैयार होगा, कब उसे पिया जाए। तो ये आकाशवाणी और दूरदर्शन ने सबसे ज्यादा बताया। और विशेष बात कि हमने जो बड़े बड़े संस्थान हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, वहां कार्य करने वाले जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनसे मिलना मुश्किल होता है आम दिनों में, उनको अपने स्टूडियो में बुला के या टेलीफोन पे बात करके हमने उनकी बात लोगों तक पहुंचाई है और लोगों से अपने जो उनके डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए सीधी बात कराई है। एक माध्यम बना आकाशवाणी और दूरदर्शन कि घर बैठे आप डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है, श्रोता और दर्शक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है, हम केवल उसे एक मंच प्रदान करते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं। तो सुमन जी, आप बताइए, किसान चैनल पे भी आप कुछ ऐसा किसानों को भी बता रही हैं? जी हाँ, हम लोग हमारा हर कार्यक्रम के अंत में हम लोग कोरोना से किसान भाई कैसे बचें ये तो बताते ही, साथ में हम कोरोना से कैसे बचे ये एक कार्यक्रम ही लेकर आए हैं जो शाम को प्रसारित होता है, जिसमें हम एम्स के डॉक्टर, राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर, एक्सपर्ट से हम उनको सलाह देते हैं कि कैसे वो किस तरह अपने व्यवसाय को, कृषि को करते हुए कोरोना से बचें, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और क्या क्या अपनाएं। तो ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम जा रहा है। बहुत सुंदर, आप लोगों से आज बात करके बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, जैसे कि दूरदर्शन और आकाशवाणी का एक जो अंतर संबंध है और जैसे भाइयों का संबंध जैसा, और फिर उसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन हमारे साहित्य के लिए क्या कर रहा है, हमारी संस्कृति के लिए क्या कर रहा है। और अभी जो समसामयिक विषय चल रहे हैं, जैसे कोरोना जैसी जो त्रासदी है, उसके बारे में भी आप लोग कितने जागरूक हैं और लोगों को जागरूकता प्रदान कर रहे हैं।
ये जान करके बहुत अच्छा लगा। अब हमारा विषय मुझे लगता है इतना बड़ा है कि इस आधे घंटे के प्रोग्राम में उसको हम एकदम से सिमेट कर नहीं ला सकते हैं। बहुत कुछ आप लोगों से कहना था, बहुत कुछ आप लोगों से सुनना था, लेकिन समय की एक अपनी सीमा है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। अमरनाथ जी, अमरकांत, भीम प्रकाश जी और सुमन जी, आप लोग ने इतना कीमती वक्त अपना दिया, यहाँ आए और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।